गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं दीपमाला पटेल आपको कक्षा 12 की बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बायोलॉजी क्लास में। हमारा चल रहा था अध्याय 6 वंशागति के आणविक आधार। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हमने पिछले कुछ वीडियोस में जाना डीएनए की संरचना और आरएनए की संरचना, अर्थात जो हमारे न्यूक्लिक अम्ल थे या आनुवंशिक पदार्थ थे, इनके बारे में हमने जाना था। अब ये जो डीएनए होता है, ये रेप्लिकेशन या द्विगुणन कैसे करता है या प्रतिकृतिकरण किस तरीके से करता है, ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन या फिर डीएनए डुप्लीकेशन। हिंदी में हम इसको बोलेंगे डीएनए द्विगुणन या प्रतिलिपिकरण। द्विगुणन मतलब जहां पर दो की गणना हो जाए, अर्थात वो एक से दूसरा बना ले, अर्थात या फिर अगर हम प्रतिलिपि से समझें तो अर्थात अपनी जैसी ही दूसरी प्रति को बनाकर तैयार करना क्या कहलाता है? डीएनए कहलाता है। अब वो किस तरीके से तैयार होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, ये हमने पढ़ ही लिया था द स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये किस तरीके से रेप्लिकेशन करता है। तो बच्चों, डीएनए आपको पता है कि ये बड़े जैविक अणु होते हैं, अर्थात ये जो इनका अणुभार होता है वो कितना होता है? 10⁶ से 10⁹ तक होता है और ये लगभग 2 मीटर तक लंबे होते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, ये सर्कुलर भी अर्थात वृत्ताकार भी पाए जाते हैं और लाइनियर भी पाए जाते हैं अर्थात रेखाकार। जो उच्च श्रेणी के जीव जंतु होते हैं, जीवधारी होते हैं, उनमें लाइनियर डीएनए ही पाया जाता है। और जो जितने भी आपके ब्लू ग्रीन एल्गी या निम्न श्रेणी के जीव होते हैं, उनमें वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। इसके बाद में हम ये 3 यौगिकों का बना होता है, नाइट्रोजनस बेसिस, दूसरा होता है शुगर और तीसरा होता है फॉस्फेट। इन 3 मूल यौगिकों से मिलकर ये बना होता है। जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो आपके 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। ये आपके 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जिसमें एडेनिन और ग्वानिन आपके प्यूरिन्स होते हैं, जबकि साइटोसिन और थायमिन ये आपके पिरिमिडिन्स होते हैं। ठीक है, तो जो आपके प्यूरिन होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, ये प्यूरिन्स कैसे होते हैं आपके? ये डबल रिंग के होते हैं, जबकि साइटोसिन और थायमिन कैसे होते हैं? आपके सिंगल रिंग वाले होते हैं। और ये जो आपका डीएनए होता है, इसमें एक हेलिक्स में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, जबकि एक कंप्लीट हेलिक्स के बीच की जो दूरी होती है, जो कंप्लीट एक हेलिक्स होता है, इसके बीच की जो दूरी होती है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों स्ट्रैंडेड के बीच की जो दूरी होती है, अर्थात जो इनका व्यास होता है, वो 20 है। और ये दोनों चेन अपने और के चारों ओर सर्पिलाकार रूप में कुंडलित रहती हैं। इसमें जो इसके होते हैं, जिनस बेसिस होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात क्योंकि ये चेन भी क्या होती हैं? एक दूसरे के पूरक होती हैं। इसकी एक चेन 3' से 5' डायरेक्शन में होती है, जबकि दूसरी चेन 5' से 3' की डायरेक्शन में होती है। तो इसी प्रकार से जो एडेनिन होता है वो हमेशा
थायमिन से पेयरिंग करता है और ग्वानिन साइटोसिन से। एडेनिन और थायमिन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो एडेनिन और ग्वानिन जो एडेनिन और थायमिन जो होता है, इनके बीच के जो पेयर्स हैं, इनको तोड़ने के लिए हमेशा कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के जो बीच के बॉन्ड्स हैं, इनको तोड़ने में अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े रहते हैं, जो कि वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो बच्चे इतना हमने जान लिया था डीएनए की संरचना के बारे में, ठीक है। इसके बाद में हम जानेंगे कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन होता है वो किस विधि के द्वारा होता है। मेनली जो आपने देखा, ये जो होता है ये अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। और ये जो होती है, क्योंकि डीएनए अणु में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो होती है उसकी मूल डीएनए अणु से ही आती है, अर्थात जो पहले से ही पेरेंट डीएनए है उसी से दूसरी नई श्रृंखला का निर्माण होता है। तो बच्चों ये जो होती है आपके रेप्लिकेशन के मेथड्स हैं, ये कुछ साइंटिस्ट ने आपके दो बताए हैं, संरक्षी और परिक्षेपी विधि। जो संरक्षी विधि है उसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव मेथड भी कहते हैं। इसमें इन्होंने क्या बताया था कि जो संरक्षी विधि होती है, इसमें जब जो डीएनए होता है, डीएनए से जो दूसरा स्ट्रैंड बनता है, ठीक है, तो वो कैसा होता है, उसमें जो पेरेंट डीएनए होता है वो एज इट इज रहता है और उसका जो उसकी पुत्री कोशिका अर्थात जो आप इसका नया स्ट्रैंड बना था उस पर कोई असर नहीं होता, अर्थात जो पेरेंट डीएनए होता है वो एज इट इज रहता है और ये नए डीएनए स्ट्रैंड को बना लेता है। ठीक है, तो ये देखिए इस विधि के अनुसार मूल डीएनए अणु के दोनों स्ट्रैंड पुनरावृत्ति के बाद साथ साथ रहते हैं तथा संतति डीएनए अणु के दोनों स्ट्रैंड संश्लेषित होते हैं। इसके बाद में आता है आपका डिस्पर्सिव मेथड। डिस्पर्सिव मेथड क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है कि जो डीएनए हो पेरेंटल डीएनए है, वो पेरेंटल डीएनए क्या होता है कि डीएनए अणु पुनरावृत्ति के समय विखंडित हो जाता है और ये खंड संतति स्ट्रैंड अर्थात डॉटर स्ट्रैंड जो होता है उसमें अनियमित क्रम में होते हैं, अर्थात ये क्या होता है पूर्ण रूप से उसके साथ मिक्स हो जाता है, मिसमैच हो जाता है। मतलब कि वो जो स्ट्रैंड है, जो नया स्ट्रैंड बनता है वो बिल्कुल प्योर नहीं होता, उसमें पेरेंट डीएनए भी होता है और उसमें जो न्यू डॉटर स्ट्रैंड बना है वो भी होता है। तो वो क्या होता है पूर्ण रूप से उसमें मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपका जो हमने पढ़ा सेमी कंजर्वेटिव मेथड, जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है उसमें क्योंकि देखो जो हमारा कंजर्वेटिव मेथड था इसमें क्या था कि वो जो पेरेंट डीएनए था वो बिल्कुल अलग होता था और जो आपका डॉटर डीएनए था वो बिल्कुल अलग होता था, डॉटर स्ट्रैंड क्या था बिल्कुल अलग, मतलब कि पेरेंट डीएनए में कोई भी चेंज नहीं होते हैं। लेकिन जब हमारा सेमी कंजर्वेटिव मेथड आता है, सेमी का मतलब होता है अर्ध संरक्षी विधि, अर्थात तो वो क्या होगा आधा ही कंजर्व होगा, क्या होगा आधा ही कंजर्व होगा, अर्थात जो डीएनए है पेरेंटल डीएनए, तो जब वो नया डीएनए सिंथेसाइज होगा तो उस ड्यूरेशन में जो नया डीएनए बनेगा उसमें जो एक स्ट्रैंड होगा वो तो क्या होगा पेरेंटल डीएनए का होगा, जबकि जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो कौन सा डॉटर स्ट्रैंड होगा, ठीक है। तो हम इस डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं जो कंजर्वेटिव मेथड है। इसमें देखिए ये आपका पेरेंटल डीएनए है और इस पेरेंटल डीएनए से जो आपके नया डॉटर डीएनए बन रहा है, डॉटर स्ट्रैंड बन रहा है, ये क्या है बिल्कुल प्योर है, ठीक है। इसमें जो पेरेंटल डीएनए है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जबकि इसने क्या किया है एक नया डॉटर डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया। जबकि सेमी कंजर्वेटिव जो मेथड है इसमें आप देखिए जो पेरेंटल डीएनए है, पेरेंटल डीएनए का एक स्ट्रैंड जो होता है वही दूसरे डॉटर स्ट्रैंड को क्या कर रहा है सिंथेसाइज कर रहा है, अर्थात इसमें जो नया स्ट्रैंड बनता है इसमें 50% पेरेंट डीएनए होता है और 50% डॉटर डीएनए स्ट्रैंड होता है। तो इस तरीके से सेमी कंजर्वेटिव मेथड
आपका बनता है। नेक्स्ट आपका आता है डिस्पर्सिव मेथड। डिस्पर्सिव मेथड में बच्चों क्या होता है कि जो डिस्पर्सिव मेथड होता है इसमें जो पेरेंट डीएनए होता है, पेरेंट डीएनए में ही जो आपका न्यू डीएनए सिंथेसाइज होता है, न्यू डीएनए जो सिंथेसाइज हुआ है वो क्या होता है, बिल्कुल उसी के अंदर मैच होता है। अर्थात मैच का मतलब क्या हुआ कि वो उसी में मिश्रित होता है, मिक्स्ड होता है, वो बिल्कुल अलग नहीं होता है। तो इससे जो इसमें जो आपका ये होता है पेरेंट डीएनए और डॉटर डीएनए अलग अलग हम उसको सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, वो उसी में मिक्स्ड होता है। लेकिन जो हमने देखा, जब हमने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च की और उसके बाद में जब उन्होंने बताया कि जो रेप्लिकेशन था वो इन तीनों मेथड के द्वारा ना होकर के द्वारा एक मेथड के द्वारा होता है, किसके द्वारा, सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा या अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में जब हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने जा रहे हैं तो बच्चों इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि इसमें कुछ एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं जो कि इस क्रिया को होने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो वो एंजाइम क्या है, हमारा हो गया हेलिकेज, डीएनए गाइडेज या हम इसको टोपोआइसोमरेज भी बोलते हैं, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए लाइगेज। ये 6 एंजाइम जो होते हैं ये हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो पहला है हमारा हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है, ये जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं इनके इनके बीच में जो वलन बनते हैं अर्थात जो कुंडली बनती है, हेलिक्स बनता है, इसको क्या करता है, ये खोल देता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है हेलिकल जो आपका डीएनए वो हेलिक्स बनाए हुए होता है और इन हेलिक्स को क्या करता है, वो अनवाइंड कर देता है, खोल देता है। इसके बाद में जो डीएनए गाइरेज है ये क्या करता है, डीएनए अनकॉइलिंग से बनी सुपर कॉइल को कम करता है, जो कॉइलिंग होती है उसको वो कम कर देता है। फिर आता है प्राइमेज। ये क्या है, ये एक आरएनए प्राइमर का संश्लेषण करता है और आरएनए प्राइमर क्या होते हैं, ये आपके आरएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट या छोटे छोटे खंड होते हैं। इसके बाद में आता है आपका डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या है, ये आरएनए प्राइमर पर डीएनए श्रृंखला का संश्लेषण करता है। जहां पर आरएनए प्राइमर जुड़ता है वहां पर क्या करता है, ये नए डीएनए स्ट्रैंड का या नए डीएनए चेन का क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, अर्थात न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए श्रृंखला में जोड़ता है। फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है कि जो आरएनए प्राइमर इसमें जुड़ा हुआ होता है और जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, आपको पता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या है, जो आपके डीएनए के छोटे छोटे खंड बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, या हम उस स्ट्रैंड को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। उस स्ट्रैंड के बीच में जो वो छोटे छोटे खंडों के बीच में खाली जगह रह जाती है, खाली स्थान रह जाता है, उन स्थानों को क्या करता है, वो न्यूक्लियोटाइड से भर देता है। जो न्यूक्लियोटाइड्स आपके न्यूक्लियोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करता है, वो उसको और वो उन खाली स्थान देता है, भर देता है। इसके बाद में आता है आपका डीएनए लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, डीएनए के लैगिंग स्ट्रैंड जो मैंने अभी बताया फ्रेगमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, उनको जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट था उसने क्या किया, उन खाली जो जो न्यूक्लियोटाइड्स थे उनको अटैक किया और अटैक का काम किया और अट्रैक्ट करने के बाद में उसने क्या किया, उनको उस स्थानों में भर दिया था। लेकिन जो डीएनए लाइगेज आया, डीएनए लाइगेज ने क्या किया, उन खंडों को जो न्यूक्लियोटाइड्स थे और जो ओकाजाकी को क्या थे उनको क्या किया, आपस में जोड़ दिया। तो इस बच्चों इस तरीके से ये आपके जो 6 एंजाइम हैं ये आपके डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं आपका डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, एक की और है कि जो आपकी सेमी कंजर्वेटिव जो मेथड था वो किसने दिया था, आपके एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम था मेंडल्सन और स्थल।
इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दिया था और इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए उन्होंने क्या बताया था कि जो सेल होती है वो दो प्रकार की होती हैं। आपका एक होती है यूकेरियोटिक सेल और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकेरियोटिक सेल में जो आपको पता है, मैं पीछे बता भी चुकी हूँ, जो आपका डीएनए पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, सर्कुलर, जो कि आपके निम्न श्रेणी के जीवों में या प्लांट्स में या बैक्टीरिया वगैरह में पाया जाता है। जबकि जो आपकी उच्च श्रेणी में डीएनए पाया जाता है वो आपका लाइनियर पाया जाता है और ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। जबकि जो आपका यूकेरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए पाया जाता था वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता था। और ये क्यों, अर्थात थीटा मॉडल से क्या करते हैं, ये डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं, अर्थात सर्कुलर होकर। ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक में जो आपका लाइनर डीएनए था वो न्यूक्लियस में पाया जाता था और ये आपके वाई शेप में रेप्लिकेट करते हैं और क्या बनाते हैं, वाई शेप का एक रेप्लिकेटिंग फॉर्क बना लेते हैं। ठीक है। तो 1958 में जो ये मेथड दिया गया था मैसरसन और स्थल के द्वारा, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक हैवी आइसोटोप लिया जो कि क्या था, N15। ठीक है। ये हैवी आइसोटोप है जो N15 है। नॉर्मली जो नाइट्रोजन होता है वो कितना होता है, N14 होता है। अब उन्होंने एक आइसोटोप लिया जो हैवी था N15 और इसमें रेप्लिकेशन हुआ। जब रेप्लिकेशन हुआ तो इससे जो आपके नए स्ट्रैंड बने, उसमें क्या था कि पहले तो उन्होंने क्या बनाई, एक वाई प्रकार की एक फॉक बना ली। ठीक है। और वाई प्रकार की एक फॉक बनाकर, मतलब वाई के समान एक संरचना बनाकर उन्होंने क्या किया कि जो उनकी नए वो बने थे, स्ट्रैंड्स बने थे, उन स्ट्रैंड में जो उनका एक वो मिला था, डीएनए स्ट्रैंड मिला था, वो कैसा था, पैरेंटल था। जबकि दूसरा जो था वो आपका कैसा मिला था, N14 का मिला था। तो इस तरीके से उनको हाइब्रिड डीएनए मिला था। तो उन्होंने जब वो पूरा रिसर्च किया, रिसर्च के बाद में उन्होंने देखा कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल डिवीजन के सिंथेसाइज फेज में होता है। ठीक है। और उन्होंने इसको बताया कि डीएनए जो है पुनरावृत्ति की संरक्षी विधि को प्रदर्शित करता है। ठीक है। क्योंकि इसमें आपका जो ये पेरेंटल डीएनए था, ये आधा आपका पेरेंटल डीएनए और जबकि दूसरा क्या था, आपका आधा जो नया स्ट्रैंड था वो क्या था, आपका डॉटर स्ट्रैंड या न्यू डीएनए था। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने ये स्ट्रैंड्स प्राप्त किए थे। देखिए जैसे ये आपको दिख रहा है डायग्राम में, एक आपका क्या है, पेरेंटल डीएनए है, जबकि दूसरा क्या है, आपका न्यू डीएनए है। ठीक है। जब इनको रेप्लिकेट कराया गया तो two daughter molecules each made up of parental and a newly synthesized strand। तो ये आप जो ब्लू वाला देख रहे हैं, डार्क ब्लू सा, ये क्या है, ये तो पेरेंटल स्ट्रैंड ही आया है। जबकि जो दूसरा है थोड़ा लाइट आपका पर्पल सा, ये कैसा है, ये आपका न्यू डॉटर स्ट्रैंड है। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ डीएनए कि जो स्टेप हैं डीएनए के वो क्या हैं। तो मैं ये आपको बता चुकी हूँ, जो डीएनए आपका पाया जाता है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और इसलिए ये जो प्रोसेस होती है ये कहाँ होती है, न्यूक्लियस में ही होती है। और ये कहाँ होती है, सेल डिवीजन के सिंथेटिक फेज में होती है। तो हम इसके स्टेप ये जानेंगे कितने चरणों में ये पूरी होती है। तो बच्चों, डीएनए आपको मैं बता चुकी हूँ सेमी कंजर्वेटिव मेथड है और ये कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिसकॉन्टिन्यूअस भी होता है। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिसकॉन्टिन्यूअस भी होता है। जो आपका सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, इसमें सेमी कॉन्टिन्यूअस होता है। और ये सेमी कॉन्टिन्यूअस कैसे होता है, क्योंकि इसमें आपको कैसा आधा जो एक स्ट्रैंड मिल रहा था वो किसका, पेरेंटल था और एक आपका न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा था। ये कैसा था, आपका कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस को हम जो बोलते हैं उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। जबकि जो दूसरा आपका बनता है वो कैसा होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है और जिसको हम क्या बोलते हैं,
वो छोटे-छोटे टुकड़ों में पाया जाता है और उसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट या फिर हम लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। तो बच्चों इनके हम चरणों को जानेंगे। सब कुछ भी करते तो कुछ भी करते तो कुछ भी करते तो हमें सबसे पहले एक्टिव होना पड़ता है। तो इसी तरीके से जो डीएनए का रेप्लिकेशन किया जाता है, तो सबसे पहले हमें उनको एक्टिव करना पड़ता है। अर्थात सबसे पहला अगर हम पॉइंट देखें तो हमारा आता है एक्टिवेशन ऑफ ऑल न्यूक्लियोटाइड्स। अर्थात हम जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको हम एक्टिव करते हैं। अब एक्टिव कैसे करेंगे? जैसे कि आपका डीएएमपी ऑक्सी डीऑक्सी एडेनिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी थाइमिन मोनोफॉस्फेट। ये जो है ये आपको किस फॉर्म में मिलते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन जब हम इनको रेप्लिकेट कराने के लिए हम एक्टिवेट करते हैं तो हम एटीपी की उपस्थिति में फॉस्फोरिलेज जो एंजाइम है उसके साथ हम इसको एक्टिव करते हैं। तो ये क्या बन जाते हैं? डी एटीपी, डी जीटीपी। जो आपका डिऑक्सी एडेनिन मोनोफॉस्फेट था वो किस में बदल जाता है? डिऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट में। जो आपका डिऑक्सी ग्वानिन मोनोफॉस्फेट था वो आपका डिऑक्सी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट में। इस तरीके से ये सभी ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं? एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। इसके बाद में हमें चाहिए जब एक्टिव हो गए तो हमें क्या चाहिए? हम जिस पर वर्क करेंगे हमें वो चीज चाहिए। तो अब हमें क्या चाहिए? एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की हम जो समारंभन हम जो आरंभ करें किसी चीज को, अर्थात समारंभन बिंदु का विज्ञान या रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट, कि हम उस इनिशिएटिंग पॉइंट जहां से हम ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे हम उसको कैसे खोजें। क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं और प्रोकैरियोटिक में आपको स्मॉल डीएनए मिलता है, जबकि यूकैरियोटिक में आपको कैसा डीएनए मिलता है? लार्ज डीएनए। तो जो स्मॉल डीएनए आपको मिलता है उसमें केवल जो रेप्लिकेशन का ओरिजिन पॉइंट मिलेगा वो केवल एक मिलेगा, या इनिशिएशन पॉइंट या इनिशिएटिंग पॉइंट जो मिलेगा वो केवल एक पॉइंट मिलेगा। जबकि जो जिसमें बड़ा डीएनए है उसमें तो आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे जहां से आप रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जहां से ये डीएनए जो होता है खुलना, देखो जिस स्थान से डीएनए विपुलन का प्रारंभ होता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? इनिशिएशन साइट कहते हैं। और जहां से जिस स्थान से डीएनए खुलना प्रारंभ होता है उसको हम क्या कहते हैं? बैबल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में वायरस रेप्लिकेशन प्रारंभ होने के एक ही बिंदु से होता है, जबकि जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें डीएनए अणु में अनेक स्थानों पर एक साथ द्विगुणन प्रारंभ हो सकता है। फिर इसके बाद में जब हमें वो साइट मिल गई तो हमें अब क्या करना पड़ेगा? हमें पता है उनके बीच में क्या होते हैं? हेलिक्स होते हैं। अब हम उन हेलिक्स को कैसे खोलें? ठीक है, अब हम उन हेलिक्स को कैसे खोलें? अब उसको खोलने के लिए हमें क्या चाहिए? एक हमें उसमें कट लगाना होगा। अब वो कट कैसे लगेगा? देखिए पहले हमने उसको हेलिकेज एंजाइम के द्वारा हमने क्या किया? उनको खोल दिया, उन स्ट्रैंडों को खोल दिया। ठीक है, जब स्ट्रैंड खुल जाएंगे तो जब हम मान लीजिए हमारे पास कोई रबड़ है, अगर हम उसको खींचे, ठीक है, या हम उसको बीच से फाड़ें, कुछ भी करें, तो एक जगह पर क्या होगा? एक तनाव हो जाता है। ठीक है, भाई हम बहुत ज्यादा खींचे, जैसे अगर हम बहुत ज्यादा वर्क कर ले मान लीजिए, ये स्ट्रेस मसल्स क्या होती है? स्ट्रेस्ड हो जाती है, खिंच जाती हैं, उनमें एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। और जब वो तनाव उत्पन्न हो जाता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए अगर ये थोड़ी ढीली हो जाए। तो बच्चों उस तनाव को खत्म करने इसी तरीके से जब हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो क्या होता है? वो जब एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड्स बनाते हैं, जब एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड बनाते हैं तो और उनके बीच के हेलिक्स जब टूटते हैं तो टूटने से उनके एक साइड में क्या होता है? एक टेंशन उत्पन्न हो जाती है, एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। और उस तनाव को खत्म करने के लिए जो टोपो आइसोमरेज होता है, ये टोपो आइसोमरेज, इसका दूसरा नाम डीएनए गाइडेज भी है, ये क्या करता है? इसको उस टेंशन से फ्री करता है। ठीक है, ये क्या करता है? इसको फ्री करता है और उस डीएनए का जो तनाव होता है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि जो उसके स्ट्रैंड के बीच में जो कट लग रहा था वो किससे लग रहा था? आपके एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा लग रहा था।
देखिए इनके बीच में ये जो आपके ये यहाँ पर आपका लगा है ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की वजह से क्या हुए, इनके बीच में कट लग गया और ये क्या हुए, वाई शेप का इसने एक फॉक बना लिया। ठीक है, तो बच्चों इसी में क्या होता है, एक आपकी एक प्रोटीन वर्क करती है जिसको हम एस एस बी, है ना, क्या कहते हैं, एस एस बी पी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं, वो भी वर्क करती है। और ये क्या करती है, जिसको हम हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन भी कहते हैं, हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, या फिर हम इसको एसएसबीपी या सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं। ये क्या करती है, ये जो स्ट्रैंड हमने खोला था, ठीक है, ये हमने स्ट्रैंड जो खोला है ये इसके यहाँ पर लगकर, ठीक है, इनके यहाँ जहां से ये खुला यहाँ पर लगकर ये क्या करती है, इन दोनों स्ट्रैंडों को दूर रखने में, अर्थात ये वापस से जुड़ ना जाए, उसमें हेल्पफुल होती है, ताकि ये आपस में ना जुड़े, और इनको अलग अलग रखने में ये काम करती है। दोहरे हेलिक्स को खुलने के कारण वाय के आकार की एक रेप्लिकेट फॉर्क बन जाती है। फिर इसके बाद में जो अगला आता है ये न्यूक्लियोटाइड का सक्रिय होना, जो कि मैं आपको ऊपर बता ही चुकी हूँ कि किस तरीके से इसमें जो फॉस्फोरिलेज एंजाइम है वो एटीपी की उपस्थिति में सक्रिय हो जाता है और ये न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद में आता है हमारा आरएनए प्राइमर। जो आरएनए प्राइमर होता है वो क्या करता है कि ये आरएनए प्राइमर, सबसे पहले हम कहते किसे हैं, आरएनए प्राइमर जो होते हैं वो आपके आरएनए के ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो देखिए डीएनए टेम्पलेट पर पहले आरएनए का एक छोटा टुकड़ा स्थित होता है और इसे हम क्या कहते हैं, आरएनए प्राइमर कहते हैं। आरएनए प्राइमर का निर्माण प्राइमेज एंजाइम या आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से होता है। ठीक है, इन पॉलीमरेज की सहायता से होता है और होने के पश्चात क्या होता है, ये डीएनए प्राइमेज की हेल्प के द्वारा सिंथेसाइज होता है। ठीक है, और ये जो बाइंड होता है आपका आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमर, ये केवल आपकी 3' एंड पर ही क्या होता है, बाइंड होता है। ठीक है, ये केवल आपके 3' एंड पर ही बाइंड होता है। अब हम ये डायग्राम देख लें। डायग्राम में देखिए ये आपका क्या है, ये पेरेंटल डीएनए है और इस पर आप ये क्या आया, एक आपका जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो लगकर क्या करता है, इसको अनबाइंड करता है। फिर यहाँ पर ये, क्योंकि जब ये अनबाइंड होता है तो यहाँ पर एक टेंशन उत्पन्न हो रही है और टेंशन उत्पन्न होने की वजह से यहाँ क्या हो रहा है, जो टॉपो आइसोमरेज या फिर हम इसको बोलेंगे डीएनए लाइगेज है, डीएनए लाइगेज यहाँ पर जुड़कर इसको यहाँ से टेंशन से फ्री कर देता है, अर्थात जो तनाव उत्पन्न हो रहा था उसको ये खत्म कर देता है। अच्छा, जब ये अलग हो गए दोनों स्ट्रैंड, इनको अलग होने में जो ये आपका एसएसबीपी है, अर्थात सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है, ये हेल्प करता है ताकि ये आपस में दोबारा से ना जुड़ पाए। ठीक है, दूसरी बात कि जब आरएनए प्राइमेज जो होता है ये आपके 3' एंड में जुड़ता है और ये यहाँ पर ये क्या सतत स्ट्रैंड का निर्माण करता है, अर्थात इस जो ये डायग्राम ये है स्ट्रैंड है, इसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं ये आरएनए प्राइमेज आपके 5' एंड में जुड़ा है, इसकी वजह से ये क्या करता है, ये टुकड़ों टुकड़ों में इसका निर्माण करता है। क्योंकि ये टुकड़ों टुकड़ों में निर्माण कर रहा है इसलिए हम इन टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। ये बहुत पूछा जाता है एक एक नंबर में या दो दो नंबर में आपके बोर्ड में कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट इसे कहते हैं। ठीक है, या लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में क्या अंतर है, या लीडिंग स्ट्रैंड किसे कहते हैं या लैगिंग स्ट्रैंड किसे कहते हैं, इस तरीके से। तो बच्चों ये जो छोटे छोटे आपके फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं इनको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब यहाँ पर जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है ये क्या करेगा, इन गैप्स को भरेगा। ये किस तरीके से भरेगा, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में और जो साइटोप्लाज्म में आपके न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं उन न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट
कर लेगा, आकर्षित कर लेगा और उनको इस गैप में भर देगा। जब ये भर जाता है, इसको भरने के बाद में जो आपका डीएनए लाइगेज आता है, डीएनए लाइगेज क्या करेगा, उन गैप्स में जो न्यूक्लियोटाइड्स फिट हुए थे उनको क्या करेगा, आपस में जोड़ देगा इन स्ट्रैंड्स के साथ में। तो इस तरीके से ये भी एक क्या बन जाएगी, आपकी कॉन्टिन्यू एक स्ट्रैंड बन जाएगा। ठीक है, डायग्राम सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हमारा पांचवा पॉइंट है कि डीएनए श्रृंखला का निर्माण तथा लंबा होना। जब ये डीएनए श्रृंखला का निर्माण हो जाता है तब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड या रेप्लिकेज एंजाइम आरएनए प्राइमर में 5' से 3' डायरेक्शन में नए क्षारकों को जोड़ता है। इन क्षारकों का क्रम क्या होता है, डीएनए टेम्पलेट के अनुसार ही होता है, क्योंकि क्या होती है, ये चेन क्या होती है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। अगर पेरेंटल चेन में एक तरफ एडेनिन है तो जो नया स्ट्रैंड आपका बन रहा है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री में ही एडेनिन के का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, थायमिन। तो जो आपका नया स्ट्रैंड बन रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जो आपका होगा तो वो भी उसमें क्या होगा, वो क्षारक थायमिन होगा। अगर आपका उसमें पेरेंटल डीएनए में ग्वानिन है तो आपके न्यू स्ट्रैंड में क्या होगा, साइटोसिन। अगर पेरेंटल डीएनए में साइटोसिन है तो उसके सामने आपके न्यू स्ट्रैंड में क्या होगा, ग्वानिन। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अर्थात दोनों चेनें भी एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। इसी तरीके से जो इसके बीच में नाइट्रोजनस बेसेस लगते हैं या न्यूक्लियोटाइड्स लगते हैं वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस, ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस बोलते हैं इसको। एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्षारकों को केवल 5' से 3' दिशा में ही जोड़ता है। अतः 3' से 5' दिशा वाले स्ट्रैंड पर डीएनए श्रृंखला का क्या होता है, सतत निर्माण होता है। ठीक है, जो 3' से 5' दिशा की तरफ होता है उसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस चेन का निर्माण होता है। इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। जबकि जो आपका डिस्कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस है इसमें क्या होता है, जिस स्ट्रैंड का निर्माण 3' से 5' दिशा में होता है, अर्थात 5' से 3' दिशा वाले जो आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है उस पर होता है, ये लगातार नहीं होता। ये कैसे होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी कहते हैं। इन टुकड़ों में डीएनए लाइगेज की सहायता से ये टुकड़े जोड़ दिए जाते हैं और इस जो डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और इन छोटे छोटे टुकड़ों को हमने क्या कहा था, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट नोट भी इसमें पूछ लिया जाता है। इसके बाद में द्विगुणन शाखा की गति, जो द्विगुणन होता है इस तरीके से होता है, डीएनए द्विगुणन के साथ ही डीएनए अणु का दोहरा कुंडलन आगे की ओर खुलता चला जाता है। फिर आरएनए प्राइमर का स्थानांतरण, कि इसका जो स्थानांतरण है ये कैसे रिमूव होता है इसमें से, जब ये जो डीएनए की चेन होती है ये जब लंबी हो जाती है तो इसके बाद में जो आरएनए प्राइमर होता है वो क्या होता है, उस चेन से हट जाता है। और आरएनए प्राइमर के हटने के उपरांत उत्पन्न होने के रिक्त स्थान को भरने के लिए जो डीएनए पॉलीमरेज होता है फर्स्ट, ये सहायता करता है। फिर डीएनए द्विगुणन का अंत, कि ये टर्मिनेट कैसे होता है, जब डीएनए निर्माण पूर्ण हो जाता है तब एक टर्मिनेशन बाइंडिंग प्रोटीन अर्थात डीएनए हेलिकेज इस क्रिया को क्या करता है, रोक देता है। और डीएनए रेप्लिकेशन का अंत टर्मिनेशन जोन में पहुंचने पर या दूसरी ओर के द्विगुणन बिंदु से मिलने पर होता है। तो बच्चों अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। मेरी वीडियो की देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकता है।